Hello everyone, in this video I will explain section 167 of the Criminal Procedure Code. It is most important for pre-mains and interview. पीटी में से आपसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मेंस में 167 के साथ सेक्शन 57, आर्टिकल 21, 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ रिमांड, जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड, डिफरेंस बिटवीन 167 की रिमांड एंड 309 की रिमांड. यहाँ से आपको इंटरव्यू में भी इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. 167 को समझने से पहले आपको सेक्शन 57 की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सेक्शन 57 जो CRPC का है वो कहता है व्हेन एनी पर्सन अरेस्टेड विदाउट द वारंट देन पुलिस ऑफिसर शैल प्रोड्यूस सच अक्यूज्ड before the judicial magistrate within 24 hours from the time of arrest. जब भी उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, जिस टाइम उसको अरेस्ट किया है उसके 24 घंटे के अंदर जो जर्नी का, जो लाने ले आने का टाइम है उसको एक्सक्लूड करके within 24 hours that accused must be produced before the judicial magistrate. ये जनरल रूल 57 में कहा है. मतलब इससे ज़्यादा बियॉन्ड 24 आवर्स आप जनरली डिटेन नहीं कर सकते. तो आर्टिकल आपका 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है. आर्टिकल 22 में भी सर्टेन सेफगार्ड्स हैव बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू द अक्यूज्ड के कुछ सेफगार्ड्स, कुछ अधिकारों के विषय में बात की गई है. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी आपको फंडामेंटल राइट में आपको जो आर्टिकल 21 और 22 के तहत दी गई है उसी का स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन आपको सेक्शन 57 CRPC में मिलता है कि नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 24 आवर्स. आपकी जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में दी गई है दैट कैन बी कर्टेल्ड only through the procedure established by law, and that procedure must be just, fair and law. It was held in the case of Maneka Gandhi versus Union of India, most important case. तो हमारा जो प्रोसीजर है, so the personal liberty, if any person arrested, then that person can be detained only up to the maximum period of 24 hours. जो आपको आर्टिकल 21 में गारंटी दे रहा है वो गारंटी आपकी कितने टाइम के लिए कर्टेल हो सकती है? ओनली 24 आवर्स, केवल 24 घंटे के लिए वो कर्टेल की जा सकती है. उससे ज़्यादा अगर किसी भी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखना है देन उसका जो प्रोसीजर है वो 167 में दिया हुआ है. इफ द पुलिस ऑफिसर वांट टू इंटरोगेट मोर एंड ही वो चाहता है कि दैट अक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी इन द कस्टडी, देन ही शैल प्रोड्यूस द अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द कंसर्न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड ओनली विद द परमिशन ऑफ दैट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कैन डिटेन सच अक्यूज्ड पर्सन मोर देन 24 आवर. यदि वो 24 घंटे से ज़्यादा रखना चाहता है, क्योंकि बिना परमिशन के रखेगा तो लीगल हो जाएगा. ठीक है, बिना परमिशन के रखा तो लीगल हो जाएगा. आर्टिकल 21 उतनी ही आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने की परमिशन देता है जो कि लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है, और सेक्शन 57 में वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड 24 आवर का है. उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते. उससे ज़्यादा आपको रखना है देन इट इज़ पॉसिबल ओनली विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. अब आते हैं हम 167 पे. 167 कहता है व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन that period of 24 hours which is mentioned under section 57, and police officer thinks that there is substance in the case. पुलिस ऑफिसर को लगता है कि 24 घंटे में भले से इन्वेस्टिगेशन के मैं सही डायरेक्शन में भले से नहीं पहुंच पाया हूं, अभी मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाई, बट मुझे इस अभियुक्त जो आरोपी है, जो अक्यूज पर्सन है, इसके इंटरोगेशन के लिए इसको मुझे कस्टडी में चाहिए. So if we want to detain that accused person, then he shall produce that police officer. इस पुलिस ऑफिसर को उस आरोपी को जो accused person है उसको कहाँ प्रोड्यूस करना चाहिए? मैजिस्ट्रेट के सामने.
फॉर द पर्पज ऑफ डिटेंशन। जब भी वो अक्यूज्ड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करता है, ही ऑल्सो प्रोड्यूस द केस डायरी अलोंग विद द अक्यूज्ड। वो केस डायरी भी प्रोड्यूस करेगा एंड एट द सेम टाइम ही ऑल्सो सबमिट अ डिमांड, ही ऑल्सो सबमिट अ रिमांड फॉर्म। एक रिमांड फॉर्म भी वो साथ में सबमिट करता है और उस रिमांड फॉर्म में स्पेसिफाई करता है उन रीजंस को कि क्यों उसको अक्यूज्ड को रिमांड पर लेना वो क्यों चाहता है। वाई ही वॉन्ट दैट अक्यूज्ड पर्सन इन रिमांड। क्या वो रीजंस हैं जो उसको इंटेरोगेट करने के लिए उस व्यक्ति का कस्टडी में होना जरूरी है। जब भी वो प्रोड्यूस करेगा मैजिस्ट्रेट के सामने, देन नाउ इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। इफ मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, इफ ही इज सेटिस्फाइड with the reasons of the police officer, then he can allow the remand, either the judicial remand or the police remand। वो मैजिस्ट्रेट चाहे, वो मैजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, that magistrate may be competent to try the case or not। अगर उस जगह पर वो मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है जो कि उस केस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन रखता है, तो हम किसी और मैजिस्ट्रेट के पास भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भी हम उस अक्यूज को प्रेजेंट कर सकते हैं रिमांड के लिए, क्योंकि 24 आवर्स से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। तो अगर वो मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो हम किसी और मैजिस्ट्रेट के, इवन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट उनकी रिमांड देने की पावर जो है वो थोड़ी कम है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट केवल 7 दिन के लिए रिमांड दे सकता है। अब हम वापस आते हैं कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, हु हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, देन ही आइदर ग्रांट द जुडिशियल रिमांड और द पुलिस रिमांड। अब देखिए डिफरेंस समझिए, पुलिस रिमांड में जब अक्यूज भेजा जाता है तो वो पुलिस लॉकअप में रहता है, और जब जुडिशियल रिमांड में भेजा जाता है तो वो जो जिला कारागार होती हैं, जो भी न्यायालय होती हैं, जेल में वो व्यक्ति जाता है। और पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड पे अगर भेजा जाता है तो जो पुलिस लॉकअप होते हैं, जहाँ पर पूरी पुलिस का सुपरविजन होता है, पुलिस के कंट्रोल में वो रहता है। और जेल में पुलिस प्रशासन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो मैजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड पर भी भेज सकता है और जुडिशियल रिमांड पर भी भेज सकता है। मैक्सिमम जो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है जब अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, मैक्सिमम मैजिस्ट्रेट में ग्रांट 15 डेज डिटेंशन। पहली बार में जो मैजिस्ट्रेट है मैक्सिमम कितने दिन की रिमांड पर दे सकता है? मैक्सिमम 15 डेज की। दैट 15 डेज रिमांड मे बी द जुडिशियल रिमांड और द पुलिस रिमांड। हो सकता है वो 15 दिन की जुडिशियल रिमांड दे दे इनिशियली, और हो सकता है वो पुलिस रिमांड दे दे। हो सकता है उसमें 7 दिन पुलिस रिमांड दे दे, 7 दिन जुडिशियल रिमांड दे दे। बट मैक्सिमम पीरियड पुलिस रिमांड का, मैक्सिमम पीरियड किसी भी सिचुएशन में 15 डेज ही होता है। अगर मैजिस्ट्रेट चाहें तो पहली बार में ही 15 डेज की पुलिस रिमांड पर उस अक्यूज्ड को भेज सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, आपसे इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाएगा कि कितने दिन की पुलिस रिमांड पर अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट भेज सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी? दैट इज द 15 डेज। तो 15 डेज की पुलिस रिमांड पर वो भेजा जा सकता है। लेकिन 167 में मैक्सिमम पीरियड क्या है? ये तो हो गया 15 डेज। पहली बार में कोर्ट के पास पावर है कि वो मैक्सिमम पहली बार फर्स्ट टाइम में 15 डेज, लेकिन उसकी एक्सपायरी के बाद क्या इसके बाद फर्दर डिटेंशन भी मैजिस्ट्रेट को पावर है? क्या इसके बाद भी फर्दर डिटेंशन के लिए भेजा जा सकता है? बिल्कुल भेजा जा सकता है। इसमें 2 कैटेगरी हैं। इफ द ऑफेंस इन विच द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल नॉट लेस देन 10 ईयर। इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए। इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद
10 ईयर और मोर इम्प्रिजमेंट। कोई भी अपराध जिसकी विषय में इन्वेस्टिगेशन चल रही, जिसमें अक्यूज डिटेंशन लेना चाहता है, रिमांड पर लेना चाहता है अक्यूज को, अगर वो ऑफेंस 10 साल या 10 से ज़्यादा से पनिशेबल है, इफ दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विद 10 ईयर और मोर देन 10 ईयर इम्प्रिजमेंट, देन द मैक्सिमम डिटेंशन कैन बी ग्रांटेड इज द 90 डेज। ज़्यादा से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट के पास 167 में पावर है कि वो मैक्सिमम 90 डेज के लिए रिमांड पर दे सकता है। अब देखिए 15 डेज इनिशियली दे दिया था, सपोज 15 डेज की पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड पर भेज दिया, इससे ज़्यादा पुलिस रिमांड नहीं भेज सकता, तो 15 डेज इनिशियली दे दिए। अब 9, अगर वो सपोज मान लीजिए मर्डर का केस है, जो भी अक्यूज्ड है उस पर चार्ज क्या है, मर्डर का केस है वो 302 का, जिसमें की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस ऑफिसर वांट द डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरोगेशन। वो उस अक्यूज्ड व्यक्ति को, आरोपी को इंटरोगेट, जांच पड़ताल, पूछताछ उससे कुछ करना चाहता है, इसके लिए उसको कस्टडी में चाहिए। तो अगर इनिशियली मैजिस्ट्रेट ने 15 डेज की कस्टडी दे दी, उसके बाद मैजिस्ट्रेट कितने दिन की और कस्टडी दे सकता है, मैक्सिमम 75 डेज। तो वो जो 15 डेज दे चुका है उसमें और हम मैजिस्ट्रेट कितनी दे सकता है, 75 डेज। ये 90 डेज का पीरियड 15 डेज को मिलाकर होता है। जो पहले 15 डेज सपोज पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड पर भेज दिया, तो बाकी के जो 75 डेज बचे हैं उनकी रिमांड, उनको कैसे रिमांड पर देगा, केवल और केवल अब जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा सकता है, क्योंकि 15 डेज का मैक्सिमम पीरियड है पुलिस रिमांड का, वो कि मैजिस्ट्रेट दे चुका है। अब 75 डेज अगर और फर्दर डिटेंशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेज तक उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा जा सकता है। तो ये एक कैटेगरी हो गई, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर, डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट इसमें ऑलरेडी आ ही जाएगा। तो उन केसेस में मैक्सिमम रिमांड, जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड मिलाकर, दोनों को मिलाकर, पुलिस रिमांड द मैक्सिमम कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी इज द 15 डेज और बाकी 75 डेज की रिमांड जुडिशियल रिमांड पर भेज सकता है। बट इफ द ऑफेंस इन विच द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड द पुलिस ऑफिसर want to detain the accused in the custody, then maximum period of detention, maximum period of remand can be 60 days. It means if the offense is punishable less than 10 year, अगर कोई जो offense है that offense is punishable less than 10 year, क्योंकि more than 10 year फर्स्ट क्लॉज में जाएगा जिसमें कि मैक्सिमम लिमिट 90 डेज है, एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल लेस देन 10 ईयर देन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिमांड इज 60 डेज। तो 15 डेज, इसमें भी 15 डेज, सपोज अगर वो ऑफेंस 10 ईयर्स के नीचे वाला है तो अगर मैजिस्ट्रेट ने इनिशियली 15 दिन के पुलिस रिमांड पर अक्यूज को छोड़ दिया, दोबारा से, अब देखिए जो 15 डेज के एक्सपायरी होने से पहले ही पुलिस ऑफिसर को प्रेजेंट करना पड़ता है उस अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने, तो अगर उसको और रिमांड पर चाहिए तो 15 डेज से पहले ही, उसकी एक्सपायरी से पहले ही, दैट पुलिस ऑफिसर अगेन प्रोड्यूस द अक्यूज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ डिटेंशन। उसको फर्दर अगर डिटेंशन को एक्सटेंड करवाना है तो वो दोबारा से प्रेजेंट करेगा, सेम फिर से उसको एक रिमांड मेमो एक प्रेजेंट करना होगा, एप्लीकेशन, जिसमें कि वो स्पेसिफाई करेगा ग्राउंड कि क्यों उसको फर्दर डिटेंशन चाहिए। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो मैक्सिमम अब कितने दिन की, 15 दिन दे चुकी है, 45 डेज की और डिटेंशन कोर्ट दे देगी, तो इसमें मैक्सिमम 60 डेज हो सकता है। अब देखिए, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर वो इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, punishable with the imprisonment of 10 year or more, and the investigation is not completed within that period of 90 days, जो 90 दिन के अंदर, 90 दिन को आपको जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज को भेज सकता है, if the investigation is not completed in the period of said 90 days and if the offense is punishable less than 10 year and investigating officer does not complete the investigation within the period of 60 days, then
द अक्यूज्ड ऑटोमेटिकली गेट द राइट टू रिलीज ऑन बेल। अगर 90 और 60 दिन का जो पीरियड निर्धारित है, इसके बीच में, इसके एक्सपायर होने से पहले वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने रिमांड पर भी ले लिया, फिर भी अगर इस बीच में 90 और 60 दिन के अंदर अगर उसने चार्जशीट नहीं लगाई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, उसने चार्जशीट और चालान नहीं सबमिट किया, तो फिर उस अक्यूज्ड व्यक्ति को ऑटोमेटिक राइट मिल जाता है बेल पर रिलीज होने का। तो देखिए यहां पर बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। ये इन्वेस्टिगेशन देखिए किस ऑफेंस में चल रही थी। फर्स्ट क्लॉज देखिए, व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर, इम्प्रिजमेंट विद 10 ईयर और मोर देन 10 ईयर। Suppose the investigation is going on in the case of murder. It is the non-bailable offense. It is the non-bailable offense where accused person cannot claim bail as a matter of right. But अगर ये पीरियड 90 डेज का है, इस 90 डेज में भी भले से ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन इस 90 डेज में अगर पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाया, then that non-bailable offense automatically converts into bailable offense. How? हम ये कैसे कह सकते हैं? Because now the accused can claim bail as a matter of right. On the expiry of that 90 और 60 days, जिस दिन वो 90 दिन का समय खत्म होता है, 91वें दिन, 91st डे, 91वें दिन अक्यूज्ड को ये राइट मिल जाता है कि ही कैन क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। उसको बेल पर छोड़ना ही पड़ेगा। इस पे बहुत अच्छे केस हैं। संजय दत्त वर्सेस स्टेट 1994 का केस है। दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई, इस पे भी, ये भी बहुत अच्छा केस है। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1980, बहुत अच्छा केस है कि जिस दिन on the expiry of that period of 90 or 60 days, it is the duty of the magistrate to inform the accused regarding his right to release on bail, that he can claim his right, he can be released on bail. ये मैजिस्ट्रेट को अक्यूज को उस दिन तुरंत बता देना चाहिए। संजय दत्त वर्सेस स्टेट के केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जिस दिन 91 और 61वें दिन सेम डे उस बेल एप्लीकेशन को कोर्ट को डिसाइड कर देना चाहिए, सेम डे, इसमें और डिले नहीं होना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू डिसाइड द बेल एप्लीकेशन ऑन द सेम डे। हुसैन आरा खातून ने बोला कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट बताएगा कि अब आपके पास राइट है कि आप बेल पर रिलीज हो सकते हैं। तो नाउ he can claim even in the non-bailable offense। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर नॉन बेलेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज द सेम केस ऑफ 167। इट इज ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट बेल। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है डिफॉल्ट बेल क्या है। देखिए, इट इज ए नॉन बेलेबल केस। बाय डिफॉल्ट इट इज द डिफॉल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट इज द डिफॉल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि वो 90 डेज और 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, चार्जशीट नहीं लगा पाया। सो ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, द अक्यूज्ड गेट द राइट टू रिलीज ऑन बेल। तो वो अब उसको बेल पर छूटने का पूरा अधिकार है। नाउ द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट फर्दर ग्रांट द डिटेंशन। और अगर उसको फर्दर इलीगली, अगर उसको फर्दर 90 और 60 डेज के आगे उसको डिटेंशन में रखा गया तो ये इलीगल डिटेंशन हो जाएगी। बिकॉज लॉ जो आपका एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो 90 और 60 डेज की डिटेंशन ही अलाउ करता है। बट इसमें एक बहुत अच्छी कंडीशन है, दैट पर्सन कैन क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 और 60 डेज इफ द चार्जशीट, अगर वो चार्जशीट जो है वो सबमिट नहीं की गई है इस 90 और 60 डेट में। बट बेलेबल ऑफेंस में भी आप लोग ने देखा होगा, बेलेबल ऑफेंस में भी
ही कैन क्लेम बेल एज ए मैटर ऑफ राइट, यहाँ भी ही कैन क्लेम बेल एज ए मैटर ऑफ राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, बट कब उसको छोड़ा जाता है? ओनली ही दैट अक्यूज्ड कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल ओनली इफ ही फर्निशेस द बेल बॉन्ड। ठीक है, तो he can claim bail as a matter of right, same as in the bailable offense, but he can be released only if he is ready to furnish the bail bond. If he is ready, then court will release. जो भी बेल बॉन्ड, जो भी कंडीशंस जो भी है, उसको अगर वो एग्री है, बेल बॉन्ड फर्निश करने को रेडी है, देन ही कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल, अदरवाइज नॉट। तो ये है हमारा 167। 167 का ऑब्जेक्ट ये है कि भाई अगर आप किसी भी अक्यूज्ड को फर्दर डिटेंशन में रखना है 24 आवर्स से, तो चूंकि उसको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं कि उतने ही टाइम के लिए आप डिटेंशन करेंगे जितना कि लॉ प्रेस्क्राइब करता है, और लॉ हमारा 57 में 24 आवर्स करता है। इसके अगर एक्स्ट्रा इसके आगे अगर आपको डिटेन करना है तो इट मस्ट बी इन द नोटिस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। वो मैजिस्ट्रेट की जानकारी में, इट मस्ट बी इन द नॉलेज एंड नोटिस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, उसकी जानकारी में होना चाहिए। और 167 में एक हमारा देखिए टाइम पीरियड भी दे रखा है कि 90 डेज और 60 डेज। तो ये भी है कि चार्जशीट, जनरली चार्जशीट मस्ट बी सबमिटेड इन दैट पीरियड। अगर नहीं तो फिर उसको फर्दर डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। अगर रखते भी हैं देन इट विल बी इलीगल डिटेंशन। इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत कुछ इसमें फिलॉसफी है नहीं समझने वाली। जनरली जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो ये डिटेंशन, ये जो जुडिशियल और पुलिस रिमांड पर देने का अधिकार है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ की जो कंसर्न हाई कोर्ट है उन्होंने उस बात के लिए उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर कर रखा हो। अब ये हम अक्यूज्ड किस मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है। दैट अक्यूज्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट। दैट मैजिस्ट्रेट मे बी a magistrate who is empowered to try the case or any other magistrate. If he is the magistrate who is empowered to try the case, then he can grant the maximum 15 days और उसके बाद जो further 75 और 45 days का है, 90 और 60 days की situation है वो दे सकता है। If he is not authorized to try the case, तो first जो competency है 15 days की वो तो आप दे देंगे, बट सेकेंड टाइम जब पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट करेगा अक्यूज्ड को विद द केस डायरी तो उसी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा जो कि कॉम्पिटेंट है केस को ट्राई करने के लिए, क्योंकि वही फिर 90 और 60 डेज की डिटेंशन अलाउ कर सकता है। सपोज अगर ये दोनों मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज नॉट देयर, देन क्या हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने भी अक्यूज को प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल रिमांड, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग जुडिशियल और पुलिस रिमांड, बट वहाँ पर कॉम्पिटेंसी में एक लिमिट है। द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन ग्रांट द रिमांड ओनली अप टू द पीरियड ऑफ 7 days। 7 दिन तक केवल वो जुडिशियल और पुलिस रिमांड ग्रांट कर सकते हैं। उसके ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो 8वें दिन से पहले, 7 दिन की दी हुई है तो उसको एक्सपायर होने से पहले, वो जो 7 days का पीरियड है उसको एक्सपायर होने से पहले पुलिस ऑफिसर को फिर दोबारा जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने एक्यूज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर फर्दर डिटेंशन। अगर सम्मन केस है तो सम्मन केस सेकेंड कैटेगरी में आएगा, बी क्लॉज, व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल लेस देन 10 years। तो उसमें आप लोगों ने देख लिया कि उसमें कितने दिन में चार्जशीट सबमिट कर देनी चाहिए, 60 days में। 60 days में चार्जशीट सबमिट कर देनी चाहिए। 60 days तक ही कोर्ट ऑथराइज करेगी डिटेंशन, उससे ज़्यादा का डिटेंशन ऑथराइज नहीं करेगी। तो अगर 60 days का था और आप 60 days में चार्जशीट लगा नहीं पाए तो मतलब अक्यूज्ड बेल पर बाहर छूट गया होगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days, 61st day, दिनेश डालमिया वर्सेस CBI 2007 का केस है। इसमें भी यही कहा था कि सेम डे ही उसका डिसीजन होना चाहिए, है ना। तो उनको तो बेल पे छोड़ दिया होगा, अक्यूज को रिलीज कर दिया गया होगा। तो मैक्सिमम उस 60 days के बाद कितने दिन तक सम्मन केस में इन्वेस्टिगेशन चल सकता है? मैक्सिमम, जनरल रूल इज दैट मैक्सिमम 6 months तक चल सकता है, अनलेस एंड अनटिल पुलिस ऑफिसर कोई रीजनेबल कॉज, कोई ऐसा
ग्राउंड बताकर मैजिस्ट्रेट से परमिशन ले ले फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। जनरली 6 मंथ तक चलेगा। अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो 167 में डिटेंशन का जो रिमांड का अधिकार है, इट इज द प्री कॉग्निजेंस स्टेज। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिमांड पर भेज रहा है एक्यूज्ड को, इट इज द प्री कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट, इट इज द प्री कॉग्निजेंस पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। क्योंकि यहां पर अभी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है। जब चार्जशीट और पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है और सेक्शन 190 क्लॉज बी में उस पुलिस रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है, तो उसके बाद की स्टेज होती है पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। यहां तो अभी चार्जशीट ही सबमिट नहीं हुई है। तो 173 में चार्जशीट सबमिट होने से पहले की सिचुएशन है, तो इट इज द केस ऑफ प्री कॉग्निजेंस स्टेज। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। तो प्री कॉग्निजेंस स्टेज में मैजिस्ट्रेट क्या अक्यूज्ड को पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड पर भेज सकता है? यस, ही कैन अंडर सेक्शन 167। मैक्सिमम पीरियड है 90 डेज और 60 डेज। आप ये ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में किस सेक्शन में मैजिस्ट्रेट रिमांड पर भेज सकता है? तो ट्रायल के टाइम इंक्वायरी स्टेज पर पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में अंडर सेक्शन 309 मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि ही कैन सेंड द अक्यूज्ड इन द जुडिशियल रिमांड ओनली। इसको ध्यान रखिएगा। प्री कॉग्निजेंस स्टेज में पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड दोनों पर भेज सकता है, और पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में अक्यूज्ड को केवल जुडिशियल रिमांड पर ही भेजा जा सकता है अंडर सेक्शन 309। थैंक यू सो मच।